Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. Chemical Kinetics के लास्ट फेज में हम आ चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं एंजाइम कैटालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने एंजाइम कैटालिसिस का कुछ बेसिक्स देख लिया था और अब हम मोस्ट प्रोबेबली इस लेक्चर में एंजाइम कैटालिसिस ख़त्म कर देंगे और वहाँ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एंजाइम कैटालिसिस से। क्या देखा था हमने कल? विदाउट कैटलिस्ट ROR कम होता है कंपेयर टू विद कैटलिस्ट। जब हम रिएक्शन में कैटलिस्ट लेते हैं तो उसका ROR ज़्यादा होता है, यही हमने देखा था। और ग्राफ ड्रॉ किया था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का, and this was our graph, and it is activation energy without catalyst, and this is activation energy with catalyst। यानी कि कैटलिस्ट डालने पर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। एंड नेक्स्ट हम क्या समझ रहे थे कि एंजाइम कैटालिसिस की रिएक्शन होती कैसे है। होता ये है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इन इक्विलिब्रियम विद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम बोले तो और समझाने के लिए एंजाइम बोले तो कैटालिसिस, सबस्ट्रेट बोले तो रिएक्टेंट, एंड दे आर फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन फॉलोज K1 rate constant and backward follows K3 rate constant, and further ES forms P plus E product plus enzyme and it's have रेट कांस्टेंट K2। अब देखिए डायग्राम, ये जो हमारा टॉपिक है इसका जो कोर पार्ट है वो आता है बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वहाँ पर देखिए होता ये है, ये लॉक एंड की मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, प्लस ये सबस्ट्रेट है, बाहर से एंजाइम आएगा, इट विल फॉलो लॉक एंड की मैकेनिज़्म and it will form enzyme substrate complex। ये जो खाली गैप था सबस्ट्रेट का, इसमें एंजाइम आकर फिट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड ES complex, and after that what happen is that ES complex फॉर्म्स प्रोडक्ट P, और वहाँ से एंजाइम जैसी शेप में था वैसी शेप में एज इट इज़ बाहर निकल जाता है। ये सब हमने देख लिया था। लास्ट में होता क्या है, प्रोडक्ट मिल गया और एंजाइम बाहर निकल गया। एंजाइम से आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हमने एंजाइम और वी कैन से कैटलिस्ट हमने लिया, एंड लास्ट में वो प्रोडक्ट के साथ एज इट इज़ बाहर आ जाता है। इसका मतलब इन आवर मोस्ट ऑफ आवर केमिस्ट्री रिएक्शंस कैटलिस्ट ज़्यादातर रिएक्शंस में बाहर आ जाता है जितना हमने लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करके। ठीक है, ये बात थी समझने वाली, बेसिक सी। अब एंजाइम सबस्ट्रेट पर वापस चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, नाउ अकॉर्डिंग टू SSA स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, ध्यान है ना, SSA का
क्या कंसेप्ट था, एसएसए कहता था कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन बता दूंगा अगर आप इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानोगे और उसे एलिमिनेट कर दोगे। देयरफॉर लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ एंजाइम, हमने ई नोट मान लिया। अब देखो इनिशियल ई नोट तो मतलब कहीं ना कहीं इनिशियल अमाउंट को हमें लेना हो तो वो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में ही तो फाइंड आउट होगी। कैसे? एक तो रिएक्शन ये फॉरवर्ड ले रहे हैं तो इनिशियल है ई, और ये जब रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है तो वहाँ पर भी ई एस में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ई इनिशियल अमाउंट ऑफ एंजाइम जिसे हम कह रहे हैं उसे मैं लिख सकता हूँ ई एस प्लस ई। ठीक है इतनी बात। अच्छा, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमें किसके अकॉर्डिंग लिखना है? इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग, एंड इंटरमीडिएट इज आवर ई एस। ई एस कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, देयरफॉर K2ES, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो K2ES हमने कैसे लिया, ये K1 ये K3 है, एंड दिस इज आवर K2। भाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो K2 रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो उसी का रेट कांस्टेंट लेंगे, एंड वहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? ES, तो R O R हमने लिख देना है। और R O R लिखना भी कैसे है? इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो मैं SSA के अकॉर्डिंग लिख दूँ क्या? D/ES अपॉन DT इज इक्वल टू K1 इंटू E इंटू S। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहली बात। और लिख सकता हूँ क्या? DES अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस ऑफ K3ES। दूसरी बात। तीसरी बात, DES अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस ऑफ K2ES। कैसे आया देखिए, पहली बात ये है DES अपॉन DT K1 के अकॉर्डिंग निकाला है, ये रहा K1, रिएक्टेंट S और E करके रिएक्टेंट हमने लिख दिया। दूसरा K3 के अकॉर्डिंग, K3 बैकवर्ड रिएक्शन तो रिएक्टेंट यहाँ पर ES है और वो ख़त्म हो रहा है तो माइनस लग गया। एंड सिमिलरली फॉर K2 रिएक्टेंट है ES कॉम्प्लेक्स ES और वो भी ख़त्म हो रहा है तो माइनस और K2 आ गया एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड कर दो और RHS को एक साथ ऐड कर दो तो क्या आएगा? DES अपॉन DT इज इक्वल टू K1ES माइनस K3ES का कंसंट्रेशन एक साथ एंड K2ES, एंड मैं इसे ज़ीरो कह दूं क्योंकि SSA के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहती थी इनिशियल कंसंट्रेशन जिसे हमने ई नोट लिया था वो E प्लस ES है। सही है इतनी बात? तो E यहाँ से कितना आ गया? E नोट माइनस ES। जहाँ भी ऊपर वाली इक्वेशन में E दिख रहा है वहाँ E नोट माइनस ES पुट कर देना है, तो मतलब 0 इज इक्वल टू K1 इंटू E आ गया, तो E नोट माइनस ES इंटू S माइनस K3ES एज इट इज़ माइनस K2ES एज इट इज़, और K को अंदर मल्टीप्लाई कर दो K1 को, तो क्या आ गया हमारे पास? K1 इंटू E नोट की कंसंट्रेशन माइनस K1 इंटू ES, और साथ साथ यहाँ S की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये S भी लिख दिया हमने साथ साथ, माइनस K3 इंटू ES माइनस K2ES।
तो एसएसए के अकॉर्डिंग हमें करना क्या होता था, जो कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट फॉर्म होता था उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती थी। जो ईएस जहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ईएस हमारा इंटरमीडिएट है, ईएस जहाँ पर आ रहा है वो टर्म हम एक साइड लिख लेते हैं और बाकी सब एक साइड। तो देखो, एक तो K1 को मैं उधर ले जाऊँ एंड ऐसा लिख दूँ E नोट इंटू एस, और इधर जो बचा उसमें से ES कॉमन लेकर K1 इंटू एस प्लस K3 प्लस K2, और यहाँ से ES की कंसंट्रेशन इधर रख कर के बाकी सब उधर डिवाइड में। देयरफॉर this is our concentration of ES and we assume it equation number second. Now what we have to do, putting equation number 2 in equation number A. Equation number A क्या थी, ROR is equal to K2 of ES. This is our equation number A. तो इक्वेशन नंबर ए हम नोट डाउन कर लेते हैं, इज इक्वल टू K2 इंटू ES। इसमें इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज़ पुट कर देनी है। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू K1 S प्लस K3 प्लस K2। ठीक है, और करना क्या है, डिनोमिनेटर में K1 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में ही K1 से डिवाइड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल रिएक्शन में। तो इस K1 से ये K1 कैंसिल एंड वी गोट ROR इज इक्वल टू K2 इंटू E नोट की कंसंट्रेशन इंटू ES अपॉन, और ये K1 है, मैं इन सब के नीचे डिवाइड में ले जाऊं तो यहाँ से K1 से ये K1 कैंसिल हो जाएगा और K3 के नीचे K1, K2 के नीचे K1, तो यहाँ बच गया ओनली S कंसंट्रेशन एंड हेयर वी हैव K3 अपॉन K1 प्लस K2 अपॉन K1। एंड यहाँ पर क्या होता है, K3 प्लस K2 अपॉन K1 को हमने पूरे को Km मान लिया। Km मतलब माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन दी थी माइकलिस मेंटन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी और उसने कांस्टेंट Km नाम रख दिया किसका, K3 प्लस K2 अपॉन K1। देयरफॉर वी गोट ROR इज इक्वल टू K2 इंटू E नोट इंटू S अपॉन S plus Km, and this equation is called Michaelis-Menten equation। देखो हुआ ये था कि सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में रिएक्ट करते हैं, ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और ES कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट और एंजाइम फॉर्म होते हैं। एंजाइम जो कि बाहर निकल गया, प्रोडक्ट हमें मिल गया। और एसएसए के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन हमने 0 लेनी होती है, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट लेनी होती है, तो उसका चेंज हो गया 0 और E नोट इज इक्वल टू ES प्लस E हमने समझ लिया। तो कैलकुलेशन करते चले गए और लास्ट में आके वी गोट माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर मैं ऐसा कर दूँ, फर्स्ट केस व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ वेरी लेस, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन चली जाएगी, क्या वो भी हम बता सकते हैं, देखते हैं। तो ROR इज़ इक्वल टू K2 E नोट इंटू S अपॉन S प्लस Km। और एक और बात है यहाँ पर, K2 इंटू E नोट इसे हमने नाम दे दिया R मैक्स। देयरफॉर ROR इज़ इक्वल टू R मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। भाई हुआ कुछ नहीं है, हम जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनको एक साथ रखकर हम उसका नया नाम रख दे रहे हैं। तो S की अगर कंसंट्रेशन बिल्कुल लेस है
तो जो डिनोमिनेटर में एस है उसकी कंसंट्रेशन में ज़ीरो सिर्फ डिनोमिनेटर वाले की कह सकता हूँ, जो न्यूमिनेटर में है वो तो मल्टीप्लाई में है, उसकी ज़ीरो करूँगा तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन लेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन वो के एम के सामने कुछ भी नहीं है, तो के एम के साथ जो एडिशन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी उसको हमने ज़ीरो कह दिया। एंड वी गोट आर ओ आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस अपॉन के एम। एंड ये आर मैक्स अपॉन के एम क्या है, कांस्टेंट है, और चेंज क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। एंड क्या मैं इसे देख पा रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट में। इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कैसे, y इज इक्वल टू एम स्लोप इंटू एक्स, और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करना जानते हैं विद रेस्पेक्ट टू आर ओ आर वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दिस इज आवर ग्राफ। और नोट करने वाली क्या बात थी, नोट में डाल लेते हैं व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वेरी लेस देयरफॉर इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ ही था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में, और उसी के फॉर्मेट में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, और वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा, दूसरी बात ये है व्हेन सबस्ट्रेट इज वेरी लार्ज, भाई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ले ली सबस्ट्रेट की, तो मैं कह सकता हूँ आर ओ आर इज इक्वल टू एस। पहले क्या हुआ था, छोटी लेने पर, कम कंसंट्रेशन लेने पर, बिल्कुल कम कंसंट्रेशन लेने पर के एम के रेस्पेक्टिव में एस ज़ीरो हो गया था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा है कि के एम ज़ीरो कर दिया उसने। देयरफॉर आर ओ आर इज इक्वल टू एस अपॉन एस इंटू आर मैक्स, एस से एस कैंसिल, और आर ओ आर यहाँ पर क्या आ गया, आर मैक्स मतलब वो सबस्ट्रेट की अमाउंट से मुक्त हो गया है, तो इट फॉलोज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है बात ठीक है, यहाँ तक हुआ ये कि वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से मुक्त हो गया। सही है इतनी बात। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, भाई ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए ग्राफ हम जानते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो आर ओ आर वर्सेस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या अचीव होगा, आर मैक्स, एंड दिस इज ग्राफ ऑफ एस वेयर एस इज़ वेरी लेस। पीछे का ग्राफ तो यही था ना, जब वेरी लेस कंसंट्रेशन थी। एंड देखो मैंने दोनों ग्राफ को कंबाइंड कर दिया है, एंड दिस इज फॉर व्हेन एस इज वेरी लार्ज। दोनों ग्राफ को एस जब बहुत ज़्यादा है, एस बहुत कम है, तो दोनों ग्राफ कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं। जो हमने पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेंटेनिक कांस्टेंट के एम गिवन है हमें, विच इज़ 0.42 मोल पर डी एम क्यू। इसकी यूनिट भी हम देख लेंगे कि के एम की यूनिट हम कैसे निकालते हैं और क्या क्या इसकी यूनिट होती है। और डी एम क्यूब को मैं पर लीटर भी कह सकता हूँ, और इट इज़ मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है विच इज़ 2.45 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड, एंड एस इज इक्वल टू 0.89 मोल पर लीटर। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की हुई है। आर मैक्स फाइंड आउट करनी। आर एम एक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, आर मैक्स स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल टू, पीछे फॉर्मूला था उसे मैं लिख सकता हूँ आर ओ आर इंटू एस प्लस के एम
अपॉन एस बाई आर मैक्स का यही तो फॉर्मूला था। यहाँ से मैं आर मैक्स निकालने जाऊँ तो ये जो डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई में आर ओ आर के साथ और सबस्ट्रेट नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं आर ओ आर की मदद से आर मैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। हमें पता है आर ओ आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस के एम। आर ओ आर को मैं लिख लूँ कैपिटल आर से, इट इज़, तो ऐसा हो गया। देयरफॉर 1 अपॉन आर, सबको रिवर्स कर दिया, 1 अपॉन आर। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं आर एच एस को? भाई मैंने सबको सेपरेट करके लिख लिया। एस के नीचे आर मैक्स प्लस एक्स ले लिया, ये प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई में है ये। तो यहाँ से एस से एस कैंसिल, 1 अपॉन आर वी गोट इज 1 अपॉन आर मैक्स। इसका करवाने का मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा, के एम अपॉन आर मैक्स इंटू एस। ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फ़र्क क्या है? बस ये सब रेसिप्रोकल फॉर्म में है, लेकिन फॉर्मेट तो इसी का ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट मीन्स इट फॉलो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूँ, ये देखो इंटरसेप्ट से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेप्ट, और यहाँ और ये जो गैप है इंटरसेप्ट से लेके 0 तक, इसे हम 1 अपॉन आर मैक्स ले रहे हैं। अगर ये होता 1 अपॉन आर मैक्स की बजाय आर मैक्स, तो हम ये 0 से शुरू करते, लेकिन 1 अपॉन आर मैक्स का मतलब कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन शुरू से ही प्रेजेंट है, तो हमें ऊपर से ही शुरू करना पड़ेगा ग्राफ। एंड इट इज़ 1 बाय आर वर्सेस 1 बाय एस का ग्राफ। और स्लोप क्या कह दूँ मैं इसका? स्लोप इज इक्वल टू के एम अपॉन आर मैक्स। ये रहा इसका स्लोप। ये एग्जाम्पल भी ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ के एम मीन्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आर ओ आर क्या होता है? आर ओ आर होता है आर मैक्स इंटू एस अपॉन एस प्लस के एम। तो भाई के एम की क्या यूनिट होगी? देखो, जो चीज़ें यूनिट की एक खास बात होती है, चीज़ें आपस में एडिशन हो रही हैं या दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनकी यूनिट हमेशा सेम होगी। ये पॉइंट लिख लेता हूँ नोट डालकर। अगर दो क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उनकी यूनिट भी सेम ही होगी। और ये है भी बहुत सही बात। दो चीज़ें आपस में ऐड तभी होंगी जब वो चीज़ें एक ही तरह की होंगी। तो इसका मतलब के एम की यूनिट वही होंगी जो एस की यूनिट होगी। एंड एस मतलब कंसंट्रेशन है, एंड कंसंट्रेशन वी नो दैट मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन हम किससे डिनोट करते हैं? मोल पर लीटर से। तो ये बात ध्यान रहेगी, के एम की वही यूनिट होगी, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की वही यूनिट होगी जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की यूनिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक TON, जिसे हम कहते हैं टर्न ओवर नंबर और टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। ये क्या चीज़ है? बात करें इसकी डेफिनेशन की, वो है, मैं पहले हिंदी में बता दूं, एक एंजाइम मॉलिक्यूल ने एक सेकंड में, क्या एक एंजाइम मॉलिक्यूल ने एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, वो है टर्न ओवर नंबर। लिख दूं, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट
molecules converted into product in per unit of time and per unit of एंजाइम। क्या, फिर से दोहरा देता हूँ, एक एंजाइम मॉलिक्यूल ने 1 सेकंड में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसे हम टर्नओवर फ्रीक्वेंसी या टर्नओवर नंबर कहते हैं। TON इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपॉन टाइम इनटू एंजाइम। ये इसका फॉर्मूला है। टर्नओवर फॉर्मूला जो आया है वो मैं माइकल मेंटेन इक्वेशन के लिए निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? हमें पता है ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू R मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन प्लस Km, वेयर R मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू E नोट। K2 इंटू E नोट को ही हमने R मैक्स माना था। देखो पीछे मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। R मैक्स को, मैक्सिमम वेलोसिटी को हमने क्या माना था? K2 इंटू E नोट। एंड TON फॉर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इज R मैक्स अपॉन एंजाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो R मैक्स क्या है? K2 इंटू E नोट एंड E नोट की इनिशियल कंसनट्रेशन E नोट। तो TON फॉर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इज K2। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज़ द लास्ट फेज ओवर केमिकल काइनेटिक्स। इसका कुछ बेसिक्स देख लेते हैं और लास्ट फिनिश टच और क्वेश्चंस के साथ जितने भी पॉसिबल है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो क्या टॉपिक अब बचता है लास्ट में, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ROR। कंसंट्रेशन का खेल देख लिया। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। भाई एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व हुआ, जब ये बात आई तो एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशंस आई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर 10 डिग्री इफ़ 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर देन, ये मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, 10 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मैं राइज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 2 और 3 टाइम्स फास्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रहेगी। ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर था और यहाँ से जो एक फॉर्मूला ईजाद हुआ वो था टेम्परेचर कोफिशिएंट का। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हमने N से डिनोट किया एंड ROR इंटू T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे देखो एक दिक्कत आपको भी लग रही होगी, ये तो सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस की ही उतार चढ़ाव की बात कर रहा है। मेरे मन में एक सवाल है, भाई मैं 10 डिग्री नहीं, मैं तो 2 डिग्री, मैं तो 3 डिग्री, मैं तो 15 डिग्री, मैं तो 11 डिग्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन हल हुआ यहीं पे आती है वेरी फेमस इक्वेशन कॉल्ड। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या दुविधा आई हमारे पास? दुविधा ये है, अगर हमें 100 से 110 जाना है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बता देगा। अगर हमें 100 से 110 की बजाय 100 से 101 जाना है, 100 डिग्री से 101 डिग्री जाना है, तो उसका पता कैसे करेंगे? तो उसका सॉल्यूशन देती है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? अरेनियस इक्वेशन क्या बातें करती हैं, क्या बात बताती है? इट क्लैरिफाई द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ROR। भाई ये तो 10 डिग्री का तो बताएगी, लेकिन 10 के अलावा 1 2 3 4 5 11 12 13 सबका बताएगी। और अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू A.E की पावर माइनस EA अपॉन RT।
देखो सबको अलग अलग लिख ले। ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा। टी मतलब टेम्परेचर, आर तो हमें पता है रोल्स कांस्टेंट। ए क्या है, ए यहाँ पर एरेनियस फैक्टर, और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं विच इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एंड के वी वेरी वेल नो इज रेट कांस्टेंट। सही है इतनी बात। अच्छा, कुछ ऑब्जर्वेशन अब हम भी कर लें, बहुत ही कॉमन सी बातें हैं वो हम देख लेते हैं। देखो ई ए अपॉन आर टी जो अरेनिक इक्वेशन में आ रहा है उसको हम अभी ई ए अपॉन आर टी सिंपली लिख रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल जो फैक्टर है ई ए अपॉन आर टी वो डिक्रीज होगा। डिनोमिनेटर की अमाउंट बढ़ेगी तो ओवरऑल फैक्टर ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। बट इन Arrhenius equation we have e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ओवरऑल फैक्टर डिक्रीज़ कर रहा था, ये ओवरऑल फैक्टर डिक्रीज़ कर रहा है तो इसके साथ माइनस लग रहा है। तो माइनस लगने के कारण अगर ये फैक्टर डिक्रीज़ कर रहा है तो माइनस लगने के कारण ये पूरा फैक्टर इंक्रीज़ करेगा। ये बात बिल्कुल साफ है। माइनस लगने के कारण जो चीज़ डिक्रीज़ कर रही थी वो माइनस ने क्या कर दी, डिक्रीज़ इंक्रीज़ हो गया। तो ओवरऑल फैक्टर इंक्रीज़ हो गया। और एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या कहता है, या एरेनियस इक्वेशन कहती है ए इज इक्वल टू ए डॉट ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अगर ये पूरा फैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज़ करेगा। देन आई कैन से इफ़ temperature is increased then also K will also increase। K बढ़ेगा तो ROR भी बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी यही कह रही थी, टेम्परेचर बढ़ाने पर 10 डिग्री टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ROR 2 से 3 गुना बढ़ रहा था, मतलब बढ़ तो रहा था। तो अरेनियस इक्वेशन ने भी वो मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, ज़रूरी नहीं है अरेनियस इक्वेशन से आए, तो जिसके भी ग्राफ आते जाएं वो हम सब देख रहे हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है, ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। भाई ग्राफ किसी के भी आ सकते हैं, तो ग्राफ हमें कभी भी किसी के नहीं छोड़ने हैं। इसका ग्राफ निकालने के लिए टेकिंग ln on both side, therefore ln k is equal to ln a dot ln e। हमने ln क्यों लिया, क्योंकि ये है e को काटने के लिए हमें ln लेना पड़ेगा। e a अपॉन आर टी, ई से ln कैंसिल, therefore ln k we got ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ये किसकी फॉर्मेट बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं ऐसा भी लिख दूँ, ऑल्सो 2.303 log ऑफ k इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी। मतलब ln को हटाने के लिए 2.03 log आ जाता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा ग्राफ आएगा विच इज़ ln k वर्सेस 1 अपॉन टी। भाई ये 1 अपॉन टी का ग्राफ है, टी हो खाली टी तो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। और यहाँ पर स्लोप क्या है, माइनस ई ए अपॉन आर। और लॉग ले मैं ln की जगह लॉग लूँ तो उसका ग्राफ भी यही आएगा, लेकिन स्लोप वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर। ये बातें ध्यान रहेंगी क्या। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, यूनिट्स ऑफ अरेनियस इक्वेशन। यूनिट्स में कैसे निकाल सकता हूँ, k इज इक्वल टू ए डॉट ई इंटू
माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो ये जो पूरी टर्म है ये मैं यूनिटलेस कह सकता हूँ। कैसे, देख लेते हैं। क्या है, ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू, ई ए की यूनिट जूल पर, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल पर मोल, अपॉन आर की जूल पर केल्विन पर मोल, इंटू टेम्परेचर की क्या है, केल्विन। तो जूल पर मोल से जूल पर मोल कैंसिल, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो ये क्या आ गई, ओवरऑल यूनिटलेस। तो मेरे पास बचा क्या, K इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब A की यूनिट इज इक्वल टू K की यूनिट, A की यूनिट वही आएगी जो K की आएगी, बाकी जो था वो तो यूनिटलेस हो गया। तो अब मेरे ख्याल से यूनिट्स के बाद लिमिटेशन ऑफ एरेनियस इक्वेशन रहती है, और कुछ एक दो पॉइंट रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।